आज के इस गहरे अध्ययन में हम धन सृजन और वित्तीय सुरक्षा के मूल स्तंभों को डिकोड करेंगे। एक शांत और स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ हम वित्तीय सफलता के पीछे के मनोविज्ञान से लेकर बाजार के कठोर आंकड़ों तक का सफर तय करने वाले हैं। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। इस पूरे सफर की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे धैर्य की ताकत पर, फिर शेयर बाजार की बारीकियों को समझेंगे। उसके बाद मुद्रा के उतार चढ़ाव, ईएसजी निवेश की उलझनें, सुपर इनोवेशन के नए अपडेट्स और अंत में वृद्ध देखभाल से जुड़े अहम फैसलों पर नजर डालेंगे। तो चलिए, पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, धैर्य की शक्ति। क्योंकि वित्तीय सफलता, चाहे वो व्यापार में हो या निवेश में, कभी रातों रात नहीं मिलती। 1960 के दशक का मनोवैज्ञानिक वॉल्टर मिशेल का वो मशहूर मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट तो याद ही होगा। बच्चों को एक चॉइस दी गई थी, एक मार्शमैलो अभी खा लो या थोड़ी देर इंतजार करो और दो पा लो। दिलचस्प बात यह है कि जिन बच्चों ने इंतजार करना चुना, उनका भविष्य हर पैमाने पर बेहतर साबित हुआ। इसे ही डिलेड ग्रेटिफिकेशन या विलंबित संतुष्टि कहते हैं। खैर, ये कोई महज साइकोलॉजी लैब का एक्सपेरिमेंट नहीं था। जब बात हमारी फाइनेंशियल रियलिटी की आती है, तो यही थ्योरी एकदम सटीक बैठती है। केवल अल्पकालिक इच्छाओं को ना कहना ही काफी नहीं है। असल वित्तीय सुरक्षा के लिए एक मजबूत मध्यम से दीर्घकालीन योजना का होना बहुत जरूरी है। यही धैर्य आगे चलकर हमारी ढाल बनता है। कोविड-19 के दौरान आई सुपर अर्ली रिलीज स्कीम इसका एक बहुत ही स्पष्ट और निष्पक्ष उदाहरण है। बेशक कई जरूरतमंदों के लिए ये स्कीम एक जीवन रेखा थी, लेकिन आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि कई मामलों में भविष्य के रिटायरमेंट फंड का इस्तेमाल नई कारों या गैर जरूरी जीवन शैली के खर्चों में किया गया। ये आवेगी खर्च और भविष्य के वित्तीय सुकून के बीच के अंतर को बिल्कुल साफ कर देता है। अब रुक करते हैं हमारे दूसरे विषय की ओर, शेयर बाजार को समझना। और यहां हमारा फोकस मुख्य रूप से अमेरिकी टेक शेयरों के असाधारण वैल्यूएशन पर होगा। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये वाकई हैरान करने वाले हैं। ऐतिहासिक रूप से एक अपूर्वभूत स्थिति सामने आई है। S&P 500 इंडेक्स, जो दुनिया के सबसे बड़े शेयर बाजारों का प्रतिनिधित्व करता है, आज पूरी तरह से सिर्फ 5 कंपनियों की मुट्ठी में है: एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और अल्फाबेट। पूरे इंडेक्स का 23% हिस्सा केवल इन 5 टेक दिग्गजों के पास है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए बस इतना समझ लीजिए कि केवल इन 5 कंपनियों का संयुक्त मूल्य पूरे ऑस्ट्रेलियन शेयर बाजार के कुल मूल्य से भी कई गुना अधिक है। और यहीं पर आता है एक बहुत ही दिलचस्प नंबर, 44। ये इन 5 दिग्गज कंपनियों का औसत पीई रेशियो है। सरल शब्दों में कहें तो अगर इन कंपनियों का मुनाफा भविष्य में 1 रुपए भी नहीं बढ़ता है, तो निवेशकों को अपना पैसा वापस पाने में पूरे 44 साल इंतजार करना होगा। बाजार वर्तमान में इनकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक बहुत भारी प्रीमियम चुका रहा है। तो बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये ग्रोथ ऐसे ही जारी रहेगी या साल 2000 के .com बबल की तरह ये गुब्बारा भी फूट जाएगा? इसी दुविधा के कारण बाजार में निवेश की 2 अलग-अलग अप्रोच को समझना जरूरी हो जाता है। एक तरफ हैं वैल्यू मैनेजर्स, जो उन क्वालिटी कंपनियों की तलाश में रहते हैं जिनकी कीमत बाजार में फिलहाल कम आकी गई है, जैसे कि प्रमुख बैंक या सिस्को। और दूसरी तरफ हैं ग्रोथ मैनेजर्स, जो अमेजॉन या एप्पल जैसी तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों के लिए भारी प्रीमियम कीमत चुकाने को भी तैयार रहते हैं। इतिहास गवाह है कि कभी ग्रोथ स्टॉक्स बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो कभी वैल्यू स्टॉक्स। इसलिए समझदारी इसी में है कि पोर्टफोलियो अच्छी तरह से विविधीकृत यानी डाइवर्सिफाइड हो, ताकि बाजार के हर चक्कर का फायदा उठाया जा सके। चलिए, अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, मुद्रा और आर्थिक बदलाव। क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था की गहराई को समझने के लिए उसकी मुद्रा के इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का सफर वाकई किसी रोमांचक रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा है। 1966 में ब्रिटिश पाउंड वाली प्रणाली को हटाकर इसका दशमलवीकरण किया गया, लेकिन असली खेल 1983 में शुरू हुआ, जब इसे फ्लोट कर दिया गया, यानी इसका मूल्य पूरी तरह से बाजार की मांग और आपूर्ति के हवाले कर दिया गया। तब से लेकर 2001 के 47 सेंट के निचले स्तर और 2011 के 1.10 अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड हाई तक इसकी यात्रा सच में बहुत अस्थिर और उतार चढ़ाव भरी रही है। लेकिन इस अस्थिरता को चला कौन रहा है? मुख्य रूप से 4 चीजें: देशों के बीच ब्याज दरों का अंतर, व्यापार की शर्तें, जीडीपी और सट्टेबाजी। यहां एक बड़ा ही मजेदार और हैरान करने वाला फैक्ट सामने आता है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया की 13वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसका डॉलर दुनिया में 5वीं सबसे अधिक ट्रेड की जाने वाली मुद्रा है। इसका सीधा सा कारण इसका विशाल कमोडिटी निर्यात है, जो इसे वैश्विक विकास के सट्टेबाजों का पसंदीदा बनाता है। अब आते हैं हमारे चौथे विषय पर, ईएसजी निवेश की दुविधा।
आधुनिक निवेश में अब नैतिक और व्यवहारिक जटिलताओं की एंट्री हो चुकी है। ईएसजी निवेश एक ऐसा दृष्टिकोण है जो यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि पूंजी उन कंपनियों का समर्थन करे जो मानवता और हमारे ग्रह के लिए सही काम कर रही हैं। सिद्धांत रूप में देखें तो यह एक बहुत ही शानदार और प्रगतिशील विचार लगता है, पर असल जिंदगी में सही की परिभाषा तय करना इतना आसान नहीं है। यही मामला थोड़ा धुंधला हो जाता है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए निवेश एक टिकाऊ नवीनीकरणीय लकड़ी के व्यवसाय में किया गया है, जो कागजों पर एक परफेक्ट ईएसजी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन क्या होगा अगर वही जंगल भयानक झाड़ियों की आग यानी बुश फायर का कारण बन जाए? जो निवेश कल तक सही लग रहा था, वो अचानक संदेह के घेरे में आ जाता है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि ईएसजी का कोई एक मानकीकृत पैमाना नहीं है और इसमें गहन शोध की जरूरत होती है। पांचवा अहम हिस्सा है सुपर एन्युएशन नियमों में ताजा अपडेट्स। दीर्घकालिक प्लानिंग के लिए इन विधायी बदलावों को समझना बेहद जरूरी है। हाल ही में हुए बदलावों ने थोड़ी असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। बिना कार्य परीक्षण यानी वर्क टेस्ट के सुपर एन्युएशन में पैसे डालने की उम्र तो 65 से बढ़ाकर 67 साल कर दी गई है। लेकिन ब्रिंग फॉरवर्ड नियम, जो भविष्य के योगदान को आगे लाकर एक मुश्त रकम जमा करने की अनुमति देता है, वो विधायी देरी की वजह से अभी भी 65 वर्ष की आयु पर ही अटका हुआ है। इसके साथ ही 65 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए सालाना गैर रियायती सीमा अभी भी $1 लाख पर स्थिर बनी हुई है। एक और बड़ा अपडेट कोविड-19 के दौरान निकाले गए सुपर फंड्स के रीकॉन्ट्रिब्यूशन यानी पुनः योगदान से जुड़ा है। प्रस्तावित कानूनों के अनुसार यदि 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2030 के बीच वापस पैसा जमा किया जाता है तो निकाली गई राशि की सीमा तक कोई टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसका सीधा और निष्पक्ष उद्देश्य बस इतना है कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सुपर से पैसे निकालकर और फिर उसे वापस डालकर अनुचित कर लाभ प्राप्त करने की कोशिश न की जाए। और अब इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे संवेदनशील हिस्से पर आते हैं, वृद्ध देखभाल यानी एजेड केयर से जुड़े वित्तीय फैसले। जीवन का ये चरण आर्थिक और भावनात्मक दोनों ही रूपों में काफी जटिल होता है। इसे एक रियल लाइफ सिचुएशन से समझते हैं। फ्रैंक नाम के एक व्यक्ति का केस लेते हैं। फ्रैंक एक सिंगल होम ओनर है जो अब रेजिडेंशियल एज्ड केयर में जाने वाला है। उसके पास $7 लाख का एक घर है और बैंक में $1 लाख है। सबसे बड़ा सवाल ये सामने आता है, क्या केयर का भारी खर्च उठाने के लिए इस पारिवारिक घर को बेच देना चाहिए या इसे रखकर किराए पर देना चाहिए? जब हम नियमों और गणित को एक साथ रखकर देखते हैं तो नतीजे चौंकाने वाले होते हैं। यदि फ्रैंक घर बेचकर पूरी रकम निवेश करता है तो नियमों के कारण वह अंततः $23,440 के वित्तीय घाटे में आ जाता है। इसके विपरीत यदि वह घर को रख कर किराए पर देता है तो उसे $3,920 का फायदा यानी अधिशेष प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि घर किराए पर देने से एज पेंशन बढ़ जाती है और साधन परीक्षण शुल्क की अधिकतम सीमा निर्धारित हो जाती है। एक सही रणनीति कितना बड़ा अंतर पैदा कर सकती है, ये उसका जीता जागता सबूत है। मनोविज्ञान की गहराई से लेकर बाजारों के आसमान छूते वैल्यूएशन, मुद्रा की अस्थिरता और जटिल सरकारी नियमों तक का ये सिनेमैटिक सफर एक बेहद महत्वपूर्ण बिंदु पर लाकर खड़ा कर देता है। निवेश कोई रुकी हुई चीज नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली रणनीति है। बड़ा सवाल ये है, क्या आज की गई वित्तीय योजनाएं कल के अनजाने मोड़ों और बाजार के बदलावों का सामना करने के लिए पर्याप्त लचीली हैं? इस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। भविष्य की योजनाएं बनाते रहें और इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।